अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना SK22 का सेकंड पेपर है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्वेश्चन नंबर 1 है इसिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द एसोफेगस इज़ बेस्ट मैनेज्ड बाय। तो इसिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन ऑफ एसोफेगस का मतलब है कि दिस इज़ एसिनोफिलिक एसोफेजाइटिस। एसिनोफिलिक एसोफेजाइटिस में हम क्या करते हैं, पहले हम एक ट्रायल देते हैं ऑफ PPIs फॉर 2 to 3 months। अगर उससे रिज़ॉल्व ना हो तो उसके बाद पेशेंट को एक एंडोस्कोपी पेशेंट के लिए ऑर्डर की जाती है। तो दिस इज़ अ केस ऑफ एसिनोफिलिक एसोफेजाइटिस। इसमें हमने ट्रायल ऑफ PPIs देने हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। फर्स्ट थेरेपी फॉर मोस्ट एडल्ट्स जो है वो है PPI ओरली ट्वाइस डेली फॉर 2 to 3 months, फॉलोड बाय रिपीट एंडोस्कोपी एंड म्यूकोजल बायोप्सी भी आपने रिपीट करनी है। टॉपिकल स्टीरॉयड, फूड एलिमिनेशन, एसोफिजियल डायलेशन, ये चीज़ें फूड एलिमिनेशन, एसोफिजियल डायलेशन ये आपको मिलेंगी एसिनोफिलिक एसोफेजाइटिस में। फिर है द प्राइमरी लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ एक्सटर्नल नोज एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेज़ल कैविटी। तो जब भी आपसे एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेज़ल कैविटी की बात आ जाए या एक्सटर्नल नोज, तो उसको सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड्स lymph drainage, उसकी lymphatic drainage है from the submandibular lymph nodes. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टीनिया इन्फेक्शन इज़। तो टीनिया इन्फेक्शन में हम सबसे पहले प्राजिक्वांटिल लेते हैं। प्राजिक्वांटिल इज़ ग्रेटर देन निक्लोसमाइड। तो अगर प्राजिक्वांटिल ऑप्शन में ना हो फिर आपने निक्लोसमाइड चूज़ करना है। अगर निक्लोसमाइड ना हो फिर यू कैन चूज़ अल्बेंडाजोल, ऑप्शन नंबर सी। तो टीनिया सोलियम में प्राजिक्वांटिल इज़ ग्रेटर देन निक्लोसमाइड विच इज़ ग्रेटर देन अल्बेंडाजोल। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल में हम मेट्रोनिडाजोल इज़ ग्रेटर देन वेनकोमाइसिन देते हैं। और अगर क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल में माइल्ड क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल का केस हो उसमें आपने मेट्रोनिडाजोल देना है। सिवियर या रेजिस्टेंट क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल हो तो उसमें हम फिर वेनकोमाइसिन देंगे। A patient presents with lytic bone lesion, anemia, hypercalcemia. The most likely diagnosis is। तो पेशेंट को लिटिक बोन लीजन, एनीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, ये टिपिकल सिनेरियो है मल्टीपल माइलोमा का। मल्टीपल माइलोमा में आपने एक निमोनिक याद रखना है, दैट इज़ कॉल्ड क्रैब, CRAB। सी फॉर हाइपरकैल्सीमिया, इंक्रीज कैल्शियम। आर फॉर रीनल फेलियर या रोलैक्स फॉर्मेशन। ए से एनीमिया आता है और बी से हमारे साथ बोन लिटिक लीजन्स। तो इसमें हाइपर कैल्सीमिया दिया है, लिटिक बोन लीजन्स दिए हैं, एनीमिया दिया है। दिस इज़ अ टिपिकल केस ऑफ मल्टीपल माइलोमा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये फिर इन्होंने यही एक्सप्लेनेशन दी जो मैंने आपको बताई। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद विच इन्फेक्शन। तो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया में आपने डायफाइलोबोथ्रियम लेटम लिखना है। अगर आपसे माइक्रोसिटिक एनीमिया के बारे में पूछें तो उसका जो एसोसिएशन है दैट इज़ विद योर एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल। एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल में आपने माइक्रोसिटिक एनीमिया पिक करना है और मेगैलोब्लास्टिक में आपने डायफाइलोबोथ्रियम लेटम चूज़ करना है। A patient presents with fever, evidence of hemolysis and blister cells on peripheral blood smears. The most likely diagnosis is। तो पेशेंट को फीवर है, हेमोलिसिस है और ब्लिस्टर्स भी है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में। ये आपको मिलते हैं G6PD की डिफिशेंसी में। G6PD की डिफिशेंसी में देर इज़ ऑक्सीडेटिव हेमोलिसिस ड्यूरिंग फेब्राइल इलनेस और स्ट्रेस, और ये आपके साथ ब्लिस्टर्स प्रोड्यूस करते हैं ऑन पेरिफेरल स्मीयर। द मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर डायग्नोजिंग SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस के लिए मोस्ट स्पेसिफिक की बात की जाए तो उसमें आपने एंटी स्मिथ इज़ ग्रेटर देन एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA। अगर आपसे इनिशियल टेस्ट के बारे में पूछते हैं तो उसमें आपने ANA चूज़ करना है। मोस्ट स्पेसिफिक की बात आ जाए तो उसमें एंटी स्मिथ इज़ ग्रेटर देन anti-dsDNA. A patient presents with decreased hemoglobin levels and increased MCV, most likely has। तो जब भी MCV इंक्रीज़ होगा इसका मतलब है 100 से ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादा है, ये आपको B12 डिफिशेंसी में मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। फिर है पेशेंट प्रेजेंट्स विद लॉस ऑफ डॉर्सिफ्लेक्शन
उसको एंड फ्लैसिड मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग, तो उसमें इंजरी आपको कहाँ पे मिलेगी? तो जब भी देयर इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट, उसमें आपने डीप पेरोनियल या डीप फिबुलर नर्व को चूज़ करना है। द डीप पेरोनियल नर्व जो है इट सप्लाइज द एंटीरियर कंपार्टमेंट मसल्स, और ये आपके साथ डॉर्सीफ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और आपके साथ फुट ड्रॉप भी कॉज करवाते हैं। फिर है पोडेंडल नर्व अराइज फ्रॉम विच नर्व रूट, तो ये बहुत कॉमनली रिपीटेड एमसीक्यू है। पोडेंडल नर्व का आपने नर्व रूट याद रखना है, दैट इज़ S2, S3 एंड S4। फिर है अ पेशेंट फॉल्स फ्रॉम द सेकेंड स्टोरी एंड डेवलप्स यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, द नर्व रूट इन्वॉल्व्ड आर, तो इसमें भी सेम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में भी S2, S3, S4 इन्वॉल्व होते हैं। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ हिप with pain in the hip and knee, the nerve root most likely injured is, तो posterior dislocation of hip हुई है और पेन भी है हिप और नी में, तो posterior dislocation में sciatic nerve आपके साथ इन्वॉल्व होता है। In a patient with renal disease requiring antibiotic therapy, the drug of choice is, तो पेशेंट को रीनल डिजीज़ है और उसको एंटीबायोटिक चाहिए, तो उसमें आपने कौन सा एंटीबायोटिक देना है? यू हैव टू गिव सेफ्ट्राइक्सोन, ऑप्शन बी। सी नहीं देना क्योंकि जेंटामाइसिन इज़ नेफ्रोटॉक्सिक, वो कंडीशन को और ख़राब कर देगा। सो यू हैव टू गिव सेफ्ट्राइक्सोन बिकॉज इट हैज़ मिनिमल रीनल एक्सक्रीशन, इसकी मिनिमल रीनल एक्सक्रीशन है और डज़ नॉट रिक्वायर सिग्निफिकेंट डोज एडजस्टमेंट। एक और ड्रग है उसके बारे में भी पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट रिक्वायर्स डोज एडजस्टमेंट, तो उसमें आपने लिंजोलिड पिक करना है। अ पेशेंट डेवलप्स ब्लडी डायरिया 2 days आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम लाहौर, पेशेंट को ब्लडी डायरिया हुई है जब वो लाहौर से रिटर्न हुआ है। ब्लडी डायरिया आपके साथ अमंग्स द फॉलोइंग सिर्फ एक ऐसा है जो ब्लडी डायरिया कॉज करवाएगा। ई कोलाई ट्रेवलर्स डायरिया है, दैट इज़ वाटरी डायरिया। सल्मोनेला वाला पी सूप डायरिया है, दैट इज़ ऑल्सो वाटरी। शिगेला इज़ causing bloody diarrhea, option B. Which of the following vitamin is most commonly associated with anti-aging property due to its antioxidant effect? तो ऐसा कौन सा एंटी एजिंग है अमंग्स द फॉलोइंग, दैट इज़ योर विटामिन ई, ऑप्शन नंबर डी, जो आपके साथ एंटी एजिंग भी है, एंटी ऑक्सीडेंट भी है और सिमिलर न्यूरोलॉजिकल फीचर कॉज करवाता है, सिमिलर टू B12, बट इसमें मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया आपको नहीं नज़र आती। 45-year-old woman presents with severe diarrhea, dermatitis and confusion for the last 3 months. physical examination पे hyper pigmented scaly rash in sun exposed area, laboratory finding पे आपको mild anemia नज़र आ रही है। which vitamin deficiency is most likely responsible for her symptoms, तो उसके symptoms के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है? ये डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस पेलेग्रा में आपको मिलता है। पेलेग्रा आपके साथ B3 की वजह से होता है, नियासिन की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, तो ये मैंने पिछले वीडियोज़ में भी आपको कहा था कि PTV टिमहॉल याद रखो, वो आपके साथ जो है एसेंशियल है, उसमें जो सेम एब्रीवेशंस आपके साथ आते हैं सिर्फ आपने उनको याद रखना है। जैसे कि ए से आर्जिनिन आता है, ए से जो है आपके साथ ए से आर्जिनिन भी आता है और ए से एलेनिन भी आता है, तो दोनों डिफरेंट हैं। PTV टिमहॉल में ए आता है तो ए से एसेंशियल भी बनते हैं, ए से आपके साथ नॉन एसेंशियल, तो जो आपके साथ सिर्फ PTV टिमहॉल में कॉन्ट्रडिक्टिंग है आपने सिर्फ उनको याद रखना है, बाकी आप PTV टिमहॉल को अप्लाई करो, उससे आपका आंसर निकल जाएगा। सो दिस इज़ नॉन एसेंशियल अमंग्स द फॉलोइंग इज़ टायरोसिन। फिर इसके बाद है ये है PTV टिमहॉल नॉन अच्छा अभी मेरी बात का क्या मतलब था कि PTV टिमहॉल से आपके साथ सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आते हैं, ठीक है। अभी PTV टिमहॉल में टी से आपके साथ एसेंशियल भी आते हैं, टी से आपके साथ नॉन एसेंशियल भी आता है, तो आप टायरोसिन को याद रखो कि टायरोसिन नॉन एसेंशियल है। फिर इसके बाद
ए से आपके साथ अर्जिनिन आता है, दैट इज़ इसेंशियल, और जो एलेनिन आता है दैट इज़ नॉन एसेंशियल। बाकी इसमें आपको एक और एस्पार्टेट और एलेनिन दोनों नॉन एसेंशियल है, अर्जिनिन की बात आ जाए तो दैट इज़ एसेंशियल। फिर ये टी की बात हो गई, ए की बात हो गई इसमें, और द थर्ड वन जो इसमें है दैट इज़ योर, इसमें थर्ड वन जो है, थर्ड से आपके साथ आता है, बस ये आप देख ले, इसमें तीन थे मैंने पहले आइडेंटिफाई किए थे। और सेमी इसेंशियल में आपने हिस्टडीन और आर्जिनिन को याद रखना है। पेशेंट प्रेजेंट्स with bleeding gums, easy bruising, poor wound healing is most likely suffering from scurvy। तो स्कर्वी तो ये इन्होंने आपके लिए बहुत आसान कर लिया, वो विटामिन सी की डिफिशिएंसी की वजह से होता है। तो विटामिन सी के साथ कौन सा सबसे अच्छा बन रहा है, दैट इज़ डिफेक्टिव कोलेजन स्ट्रक्चर। स्कर्वी जो है विटामिन सी की डिफिशिएंसी से होता है, और इसमें इम्पेयर्ड हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ कोलेजन आपको मिलती है। तो दैट्स वाई कोलेजन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इसमें आपको डिफेक्टिव मिलेगा। इन अ पेशेंट विद ग्रेव्स डिजीज़ द एक्सपेक्टेड चेंज इन TSH लेवल इज़, तो ग्रेव्स डिजीज़ आपके साथ उसमें TSH क्या होगा, दैट विल बी योर डिक्रीज्ड, क्योंकि दिस ग्रेव्स आपको हाइपरथायरॉयडिज्म में मिलता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में T3 T4 ज़्यादा होते हैं, TSH कम होगा। इन ब्रेन द टाइप ऑफ नेक्रोसिस टिपिकली सीन फॉलोइंग इस्कीमिया एंड इन्फार्क्शन, तो ये बहुत ज़्यादा टिपिकल पार्ट 1 का MCQ है जो हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत डिस्कस किया है, काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। ब्रेन में आपने लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस याद रखनी है। अच्छा, ये एक्सप्लेनेशन अगर आपने पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसमें ड्राई गैंग्रीन में कोगुलेटिव नेक्रोसिस आप याद रखो, और ब्रेस्ट ट्रॉमा में ट्रोमेटिक फैट नेक्रोसिस होगी। द टाइप ऑफ नेक्रोसिस सीन इन पैंक्रियाज ड्यू टू पैंक्रेटाइटिस, तो पैंक्रेटाइटिस में आपको फैट नेक्रोसिस मिलती है, ऑप्शंस में है दैट इज़ ऑप्शन डी। पैंक्रियाज की बात वो हर तरीके से आपको करेंगे, अगर पैंक्रेटाइटिस है, एक्यूट है, क्रॉनिक है, वटेवर पैंक्रियास इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें आपने फैट नेक्रोसिस चूज़ करना है। पेशेंट हैज स्क्रिप्ट एब्सेसिस एंड सूडो पॉलिप ऑन कोलोनोस्कोपी, द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है, तो क्रिप्ट एब्सेसिस और सूडो पॉलिप्स की बात आ जाए उसमें आपने अल्सरेटिव कोलाइटिस को पिक करना है। फिस्चुला की बात आ जाए उसमें क्रॉन्स पिक करो। क्रॉन्स में ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होगी, स्किप लीजन होंगी, कोबलस्टोन म्यूकोजा या अपीयरेंस आपको मिलेगी। स्ट्रिंग साइन आपको क्रॉन्स में मिलता है, फिस्चुला आपके साथ क्रॉन्स में बनता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में म्यूकोजा सब म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन होगी, कंटिन्यूस कोलोनिक लीजन होगा। क्रिप्ट एब्सेसिस, अल्सरेशन या लेड पाइप अपीयरेंस की बात आ जाए तो लेड पाइप अपीयरेंस में आपने अल्सरेटिव कोलाइटिस लिखना है। An alcoholic patient presents with lactic acidosis, which enzyme is most likely affected, तो पेशेंट को लैक्टिक एसिडोसिस है, इसमें कौन सा एंजाइम आपके साथ डिफेक्टेड या अफेक्टेड होगा, दैट इज़ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ऑप्शन सी। विच सेल्स आर प्राइमरीली प्रेजेंट इन इंटर एल्वियोलर सेप्टम, तो इंटर एल्वियोलर सेप्टम्स में आपके साथ मैक्रोफेजेस होते हैं। इन अ पेशेंट विद हाइपरवेंटिलेशन बट नॉर्मल CO2 प्रोडक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है लेकिन पेशेंट को हाइपरवेंटिलेशन है, तो इसमें आपके साथ कौन सी चीज़ डिक्रीज़ होगी, दैट विल बी योर PaCO2, ऑप्शन नंबर बी PaCO2। ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज विच कार्डियोवेस्कुलर पैरामीटर शोज डिक्रीज, तो अगर एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा है तो कौन सा कार्डिक पैरामीटर उसमें कम होगा, दैट विल बी योर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। एक्सरसाइज में वेजोडाइलेशन होती है इन द स्केलेटल मसल्स, जिसकी वजह से TPR आपके साथ डिक्रीज़ होता है, और कार्डियक आउटपुट और हार्ट रेट आपके साथ इसमें इंक्रीज़ होते हैं। इंक्रीज ब्लड फ्लो इन स्केलेटल मसल ड्यूरिंग एक्सरसाइज इज़ प्राइमरीली ड्यू टू, तो ब्लड फ्लो आपके साथ इंक्रीज़ है स्केलेटल मसल में ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ये क्यों आपके साथ इंक्रीज़ होती है, ड्यू टू लोकल मेटाबोलाइट्स। लोकल मेटाबोलाइट्स में हाइपोक्सिया एडेनोसिन आता है फॉर हार्ट,
अगर ब्रेन की बात आ जाए तो उसमें CO2 पिक करना है, स्किन में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन चूज़ करनी है, और स्केलेटल मसल में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन रेस्ट में करवाती है, और एक्सरसाइज में लोकल मेटाबोलाइट से होता है। लोकल मेटाबोलाइट्स में चॉक निमोनिक है, CHALK, ठीक है। तो दैट इज़ स्केलेटल मसल में एक्सरसाइज में चॉक रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन एथलीट विच कार्डियोवेस्कुलर पैरामीटर शोज अ परमानेंट इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग। तो एथलीट में कार्डियोवेस्कुलर पैरामीटर में एक परमानेंट इंक्रीज आपको किस कंडीशन में मिलती है? इन स्ट्रोक वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर बी। अ राइट शिफ्ट इन द ऑक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कॉरिस्पॉन्ड्स टू P50 वैल्यू ऑफ, तो इसमें P50 वैल्यू आपके साथ होती है 36। नॉर्मल 26 है, राइट में इंक्रीज होगा, लेफ्ट में 26 से कम होगा। तो अमंगस्ट द फॉलोइंग 36 इज मोर देन 26। A left shift in oxyhemoglobin dissociation curve can be caused by, तो इसका निमोनिक है लेफ्ट में सब कुछ लो होता है, तो हाइपोथर्मिया मीन्स लो टेम्परेचर, तो दैट कॉजेज योर लेफ्ट शिफ्ट। ये लेफ़्ट और राइट शिफ्ट मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए हैं। वीनस रिटर्न इंक्रीजेज ड्यूरिंग विच फेज़ ऑफ रिस्पायरेशन, तो वीनस रिटर्न आपके साथ कौन से फेज़ ऑफ रिस्पायरेशन में इंक्रीज होगा? दैट इज़ इन योर इंस्पायरेशन। A patient presents with fever, night sweat, weight loss, has a total leukocyte count of 50, absolute lymphocytes 25, and mature B cells on peripheral smear। तो इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है? ये उसमें बी सिम्टम्स है, लिम्फोसाइटोसिस है। दिस इज़ अ केस ऑफ क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया CLL। AML में एडल्ट्स में होता है माइलोब्लास्ट और रॉड्स आपको मिलेंगे, ये माइलो परऑक्सीडेज पॉजिटिव होगा, और रॉड्स का मतलब है कि दे आर एज्यूरोफिलिक नीडल शेप ग्रैन्यूल्स इन द माइलोब्लास्ट साइटोप्लाज्म, जो कि पैथोग्नोमिक है फॉर AML, स्पेशली एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया, जो आपको इट इज़ सीन इन माइलॉइड बट नेवर इन लिम्फॉइड ल्यूकीमियाज। फिर ALL आपको चिल्ड्रन में मिलता है, लिम्फोब्लास्ट्स मिलेंगे, ये TDT पॉजिटिव होगा और इसमें और रॉड्स नहीं होते। CML आपको एडल्ट्स में मिलता है और इसमें मार्क ल्यूकोसाइटोसिस आपको मिलेगी, मेच्योर माइलॉइड फॉर्म्स होते हैं, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम CML के साथ एसोसिएटेड होता है। जो AML है उसमें 821 ट्रांसलोकेशन है, CML में 922 ट्रांसलोकेशन है। CLL एल्डरली में होता है अबव 60 में, इसमें स्मॉल लिम्फोसाइट्स आपको मिलेंगे, और स्मज सेल्स की बात आ जाए दैट इज़ स्पेसिफिक फॉर CLL। MDS जो है ओल्डर एडल्ट्स में होता है, साइटोपिनियाज जिसको होंगी, और दे विल हैव डिस्प्लास्टिक मैरो सेल्स एंड नॉट अ फुल ब्लोन ब्लास्ट्स, इसमें फुल ब्लोन ब्लास्ट्स आपको नज़र नहीं आएंगे। अ पेशेंट विद हाइपरथायरॉयडिज्म रिक्वायर्स अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। द ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? तो हाइपरथायरॉयडिज्म में सबसे पहले आपने मेटामेज़ोल देना है। अच्छा, इसमें प्रेगनेंसी में आपने याद रखना है, प्रेगनेंसी में आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में PTU देते हो, और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आप मेटामेज़ोल देते हो। लेकिन अगर सिंपल हाइपरथायरॉयडिज्म की बात आ जाए और प्रेगनेंसी मेंशन ना हो, तो सबसे पहले आपने मेटामेज़ोल देना है। अ पेशेंट विद अ फ्रैक्चर ऑफ एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स accompanied by bleeding most likely has injury to, तो पेशेंट को फ्रैक्चर है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में और उसके साथ ब्लीडिंग भी है, इसमें रेडियल आर्टरी इन्वॉल्व होती है। ऑप्शन नंबर बी। ये अभी इन्होंने एक आपके साथ एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के बारे में कहा है, उनके बाउंड्रीज़ के बारे में आपको कहा है, ठीक है। बाउंड्रीज़ इसमें आपको टेंडन ऑफ एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस मिलता है मीडियली, और लेटरली आपको जो है टेंडन ऑफ एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और टेंडन ऑफ एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, ये आपको मिलते हैं। इसके अंदर रेडियल आर्टरी आपको मिलती है, और सिफेलिक वेन इससे नीचे आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो दिस इज़ द स्नफ बॉक्स। फिर इसके बाद है एन एल्डरली मैन विद डिफ़िकल्टी स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग यूरिनेशन, मोस्ट लाइकली पैथोलॉजी क्या है, कहाँ पे
पैथोलॉजी है, अगर उसको डिफ़िकल्टी है स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग यूरिनेशन में, प्रोस्टेट में मसला है। एन एल्डरली पेशेंट विद यूरिनरी इशू एंड फॉरगेटफुलनेस, अभी यूरिनरी इशू के साथ फॉरगेटफुलनेस भी है, ठीक है। तो इसमें आपके साथ ये किस वजह से है? दिस इज़ ड्यू टू ऑप्शन नंबर बी, डिमेंशिया। एन एल्डरली पेशेंट जिसमें मूवमेंट डिसऑर्डर है, तो उसमें आपके साथ डिजेनरेशन ऑफ कौन से न्यूरॉन्स मिलेंगे, कौन से न्यूरॉन्स में डिजेनरेशन हुई होगी? दैट विल बी सब्सटेंशियल नाइग्रा। विच इनरवे इंटरवेंशन रिड्यूसेस सेलुलर एजिंग, तो कौन सा इंटरवेंशन सेलुलर एजिंग को कम करवाएगा? दैट इज़ योर रिड्यूस कैलोरिक इनटेक। अगर एक बंदा कैलोरीज कम कर रहा है तो उसमें एजिंग थोड़ी सी कम आपको मिलेगी, ठीक है। फिर है विंगिंग ऑफ स्केपुला इज कॉज्ड बाय इंजरी टू, तो विंगिंग ऑफ स्केपुला आपको मिलती है ड्यू टू लॉन्ग थोरैसिक नर्व, ऑप्शन बी। द ज़िफॉइड प्रोसेस इज लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली एट विच वर्टिब्रल लेवल, तो ज़िफॉइड प्रोसेस आपको कौन से वर्टिब्रल लेवल में मिलता है? ज़िफॉइड प्रोसेस T9 T10 में आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। द अ पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ deep seated pain around the upper cheek and lower orbital region, which nerve is most likely involved? तो इसमें maxillary nerve V2 is involved। maxillary branch of trigeminal nerve आपके साथ सप्लाई करता है sensation to the mid face और including region below the orbit and upper cheek, ये आपके साथ transmitting deep pain signals इनको transmit करवाता है। A patient presents with ptosis, diplopia, loss of light and accommodation reflex. The lesion is likely at the ciliary ganglion or the afferent fibers. The preganglionic input is via, तो इसमें preganglionic input कौन से नर्व से होगा? एक पेशेंट है उसको टोसिस, डिप्लोपिया, लॉस ऑफ लाइट एंड एकोमोडेशन रिफ्लेक्स उसमें लॉस है, तो उसमें लीजन सिलरी गैंग्लियन या उसके एफरेंट फाइबर्स में आपको एक लीजन मिल रहा है। जो प्री गैंग्लियोनिक इनपुट होता है वो इसमें आपको ऑक्यूलोमोटर नर्व, ऑप्शन ए से मिलेगा। क्रेनियल 3 पॉलिसी में प्यूपल डायलेशन होती है, टोसिस मिलती है। हॉर्नर सिंड्रोम में डैमेज सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन आपको मिलेगा। प्यूपल की कंस्ट्रिक्शन, टोसिस एंड हाइड्रोसिस आपको मिलती है। क्रेनियल 4 में वर्टिकल डिप्लोपिया, सुपीरियर ऑब्लिक इज इन्वॉल्व। क्रेनियल 6 में हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया, लैटरल रेक्टस इज इन्वॉल्व। 3 में आपको बोथ वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया मिलेगी। द रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिंग वाइब्रेशन, तो एक लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन होती है, एक हाई फ्रीक्वेंसी। अगर सिंपली वाइब्रेशन की बात करें तो इसमें आपने हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन वाला ऑप्शन पिक करना है जो पेसिनियन है। लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन 256 हर्ट्ज़ की बात आ जाए तो उसमें मीजनर लिखना है। 512 हर्ट्ज़ की बात आ जाए तो उसमें पेसिनियन लिखना है। अच्छा, फिर ये जो है थोड़े से आपके साथ रिसेप्टर्स के बारे में इन्होंने कहा है, ठीक है। मैं ये वीडियो यहाँ पे आपके लिए ले आता हूँ, आप लोग यहाँ पे इसको पॉज करके इससे आप एक दफ़ा गो थ्रू हो जाए, ठीक है। तो ये सारे के सारे रिसेप्टर्स हैं, टच, प्रोप्रियोसेप्शन, पेन, विजन, ये सारे जो रिसेप्टर्स हैं इन्होंने यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। तो यू कैन पॉज हेयर एंड यू कैन रीड दिस फॉर योर सेल्फ। अच्छा, फिर इसके बाद जो है patient experiences left leg pain. Relief of this pain can be achieved by interrupting which tract on contralateral side? तो इसमें आपने पेशेंट को लेफ़्ट लेग पेन है और पेन इज़ रिलीव्ड by interrupting which tract on contralateral side? That is your right lateral spinothalamic tract, option C. Pain and temperature जो है cross within one or two spinal segments or ascend in the contralateral lateral spinothalamic tract. Thus a right-sided lesion alleviates left leg pain. Interruption of which pathway results in loss of pressure or vibration sensation? कौन से पाथवे में इंटरप्शन हुई जिससे प्रेशर और वाइब्रेशन लॉस हो गई?
प्रेशर और वाइब्रेशन का काम DCML के साथ होता है, तो दैट इज़ योर ऑप्शन बी। अ स्ट्रोक पेशेंट डेवलप कफिंग वाइल ईटिंग, फीवर एंड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। पेशेंट को कफिंग है वाइल ईटिंग, फीवर है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, इसका मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? द मोस्ट लाइकली complication is your aspiration pneumonia, option B. फिर है 60-year-old patient with lobar pneumonia, rusty colored sputum most likely has infection caused by which organism? तो लोबार नमूनिया रस्टी कलर स्प्यूटम आपके साथ कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करवाता है? दैट इज़ योर स्ट्रेप्टोकोकस नमोनियाई, ऑप्शन बी। वाइब्रेशन सेंसेशन फ्रॉम अपर लिम में बी प्रोसेस्ड वाया, तो अपर लिम में आपने कौन सा चूज़ करना है? आपने ऑप्शन नंबर बी डॉर्सल कॉलम न्यूक्लियाई चूज़ करनी है। अच्छा, फिर है 6 months ओल्ड मेल इन्फेंट प्रेजेंट्स विद हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट सीजर्स, उसको रिकरेंट सीजर्स है, डेवलपमेंटल रिग्रेशन है और फेलियर टू थ्राइव सिंस अबाउट 3 months ऑफ एज। ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन द फिजिशियन नोट सिवियर हाइपोटोनिया, जो फ्लॉपी बेबी है, पेकुलियर फेशियल फीचर्स है और डिस्टिंक्टिवली हेयर दैट इज स्पार्स कोर्स एंड फील्स किंकी हेयर। तो ये इसका एक कीवर्ड है किंकी हेयर। ये मैंने आपको बताया है कि मैनकीज डिजीज़ में आपको मिलता है। ब्लड वर्क इज़ ऑर्डर्ड एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू शो लो लेवल ऑफ कॉपर एंड सेरुलोप्लाज्मिन, तो इसमें आपने विल्सन डिजीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। अगर इसमें भी मैनकीज में भी आपको लो कॉपर और सेरुलोप्लाज्मिन आपको मिलते हैं। विल्सन में एलिवेटेड कॉपर होता है, डिक्रीज सीरम सेरुलोप्लाज्मिन आपको मिलेगा। मैनकीज एक्स लिंक रिसेसिव है, ATP7A जीन में आपके साथ म्यूटेशन होती है और इसमें डिफेक्टिव कॉपर एब्जॉर्प्शन या ट्रांसपोर्ट आपको मिलेगा। पेशेंट को हाइपोटोनिया, सीजर्स, हाइपोपिगमेंटेड हेयर होगा उसका, जिसे हम किंकी हेयर कहते हैं, हाइपोथर्मिया, वेस्कुलर फ्रेजिलिटी, टॉर्सिटी आपको मिलती है, डिक्रीज सीरम कॉपर और डिक्रीज सीरम सेरुलोप्लाज्मिन। अ पेशेंट विद डिस्फेजिया थिक मेम्ब्रेन इन द एसोफिगस एंड सूडो हाइफी लाइकली हैज़ एन इन्फेक्शन विद, तो पेशेंट को डिस्फेजिया है, थिक मेम्ब्रेन है एसोफेगस में और सूडो हाइफी है, तो इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है? दैट इज़ योर कैंडिडा। कैंडिडा ये म्यूकोर और राइजोपस आपके साथ DKA और न्यूट्रोपेनिक ल्यूकीमिया कॉज करवाते हैं। राइनोसाइनोसाइटिस के साथ एसोसिएटेड होता है और इसमें आपको नॉन सेप्टेट हाइफी मिलेगी। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ब्लड वेसल्स को इन्वेट करता है। एस्परजिलस नॉन डायबिटिक इसके ऑपोजिट है, तकरीबन इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में मिलेगा और इसमें डिसफंक्शन CGD क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ आपको मिलती है। राइनोसाइनोसाइटिस के साथ ये भी एसोसिएटेड है, लेकिन इसमें आपको सेप्टेट हाइफी मिलेगी। जो कैंडिडा है वो डायमॉर्फिक है, उसमें सूडो हाइफी आपको मिलती है और ओरल थ्रश मिलेगा। क्रिप्टोकोकस में आपको नॉन डायमॉर्फिक है, नैरो बडिंग आपको इसमें मिलती है, ब्रेन मेनिंजाइटिस और इंसेफेलाइटिस आपको मिलेगी, सोप बबल लीजन जिसे हम कहते हैं इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में, और हिस्टोप्लाज्मोसिस में आपके साथ रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम इन्वॉल्व होता है। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद वेल सर्कमस्क्राइब्ड मोबाइल ब्रेस्ट मास, द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है? तो जब भी आपको एक मोबाइल ब्रेस्ट मास मिले, आंखें बंद करके आपने फाइब्रो एडिनोमा को पिक करना है। फाइब्रो एडिनोमा को हम ब्रेस्ट माउस कहते हैं। ब्रेस्ट माउस का मतलब है कि ये मोबाइल है, मोशन कर सकता है। अ मदर टेकिंग फिनोटॉइन हैज़ चाइल्ड विद ब्लीडिंग डिसऑर्डर, द लाइकली मैकेनिज्म इज़, तो मदर फिनोटॉइन ले रही है और चाइल्ड को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो इसमें मसला कहाँ पे है? दैट इज़ इम्पेयर्ड विटामिन के डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट में प्रॉब्लम है। एक्स लिंक ए गैमा ग्लोबिनीमिया में आपको डिफेक्ट कहाँ पे मिलता है? इसमें प्रो B2B सेल मैचुरेशन में आपको प्रॉब्लम मिलेगी। BTK जीन इज़ इन्वॉल्व्ड और नो B2B सेल मैचुरेशन आपको इसमें मिलेगी।
पेशेंट विद सेलेक्टिव IgA डिफिशेंसी और कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडिफिशेंसी, उसमें टिपिकली व्हाट इज़ प्रेजेंट, पेशेंट को IgA डिफिशेंसी है, साथ में उसको कोविड, इसको मैं कोविड कहता हूँ, कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडिफिशेंसी है, तो ही विल प्रेजेंट विद रिकरेंट रिस्पायरेटरी एंड GI ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। इसका एक बहुत अच्छा डायग्राम है फर्स्ट एड में, आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप उनको देख लें सारे इम्यूनोडिफिशेंसीज, इससे लाजमी एक क्वेश्चन आता है। द सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर ऑफ लॉन्ग बोन फॉर्मेशन, तो सेकेंडरी, अच्छा जो चीज़ें मैंने नोट की है, एक GCS से लाजमी क्वेश्चन आता है, GCS आपको ओरली याद होना चाहिए, एक एपिथीलियम से लाजमी क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक ये इम्यूनो डिफिशेंसीज है, एक ग्लाइकोजन लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़, उनसे एक क्वेश्चन लाजमी आता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो है ये आर्चेस वगैरह इनसे भी आता है, ये जो टॉपिक्स मैं कह रहा हूँ इनसे लाजमी ये लोग क्वेश्चन देते हैं। अच्छा, द सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर ऑफ लॉन्ग बोन फॉर्म्स, तो सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर आपके साथ क्या चीज़ बनाता है, इट फॉर्म्स द ऑप्शन नंबर बी एपीफाइसिस, ठीक है। सेकेंडरी ओसिफिकेशन में आपने एपीफाइसिस याद रखनी है, प्राइमरी ओसिफिकेशन में आपने डायफाइसिस याद रखना है। अच्छा, प्राइमरी सेंटर डायफाइसिस है, सेकेंडरी सेंटर एपीफाइसिस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्फाइसीमा, तो अमंग्स द फॉलोइंग एम्फाइसीमा में आपको क्या चीज़ मिलेगी, एम्फाइसीमा में आपको इंक्रीज लंग वॉल्यूम मिलता है, ऑप्शन बी, लंग वॉल्यूम इंक्रीज हुआ होगा एम्फाइसीमा में, ठीक है, तो इंक्रीज लंग वॉल्यूम। 40-year-old patient with acanthosis nigricans एंड रेज्ड HbA1c, तो ये टिपिकल एकेंथोसिस आपको मिलता है, नाइग्रिकैंस ब्लैक स्पॉट्स होते हैं यूजुअली एक्जिला में और नेक पे हो सकते हैं और डिफरेंट प्लेसेस पे, ये आपको डायबिटीज़ टाइप 2 में मिलती है, ऑप्शन नंबर बी। पोस्ट मैच्योरिटी सिंड्रोम इन न्यू बॉर्न में प्रेजेंट विद, तो अगर एक बच्चे को पोस्ट मैच्योरिटी सिंड्रोम है तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ मेकोनियम स्टेन स्किन एंड लॉन्ग नेल्स। अच्छा, उसमें आपके साथ पेशेंट विल प्रेजेंट विद मेकोनियम स्टेन स्किन और लॉन्ग नेल्स, जो पोस्ट मैच्योरिटी सिंड्रोम का बेबी होगा उसमें मेकोनियम स्टेन स्किन होगी और लॉन्ग नेल्स आपको मिलेंगे। अच्छा, फिर है इन इंग्वाइनल रीजन स्ट्रक्चर मीडियल टू लैटरल आर अरेंज्ड एज, तो इंग्वाइनल रीजन में मीडियल टू लैटरल जो चीज़ आपको मिलती है दैट इज़ वैन, VAN, ऑप्शन बी। अ पेशेंट डिवेलप्स पेन एंड क्रेपिटिस 2 days आफ्टर थाई इंजरी, उसको पेन और क्रेपिटिस डिवेलप हुआ, इसका मोस्ट लाइकली पैथोजन क्या है, तो जब भी आपने क्रेपिटिस का वर्ड देख लिया तो क्लोस्ट्रीडियम परफोरिंजिस को आपने पिक करना है। विच ट्यूमर मार्कर इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन कोलोनिक कैंसर, तो कोलोनिक कैंसर में लोग CEA को यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में AFP, कोलोरेक्टल में CEA, ओवेरियन में 125, पैंक्रियाटिक में CA19 -9 भी आ सकता है, वो भी पैंक्रियाटिक कैंसर के साथ एसोसिएटेड होता है। मार्कर ऑफ इन्फ्लेमेशन इंक्लूड, तो इन्फ्लेमेशन मार्कर में आपके साथ इंटरफिरॉन, इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन्स इन्वॉल्व होते हैं। कीमोथेरेपी रिड्यूसेस कैंसर सेल्स प्राइमरीली बाय, तो कीमोथेरेपी कैंसर सेल्स को रिड्यूस करते हैं बाय एपोप्टोसिस। विच एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग कैन कॉज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ऐसा कौन सा एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग है जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कॉज करवाएगा, दैट इज़ योर हेपरिन, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज पोटाशियम लेवल्स टेम्परेरीली, तो पोटाशियम लेवल को कौन सी चीज़ टेम्परेली एलिवेट करेगी, दैट इज़ एक्सरसाइज, ऑप्शन बी। A hormone that causes intrahepatic protein synthesis along with extrahepatic protein catabolism। अच्छा, मैं हर MCQ में यहाँ तक आता हूँ, आप यहाँ पे पॉज करके ख़ुद इस पे गैस लगा सकते हो, ठीक है, और फिर यू कैन लिसन टू माई आंसर। इंट्राहेपेटिक प्रोटीन सिंथेसिस और एक्स्ट्राहेपेटिक प्रोटीन कैटाबॉलिज्म आपको कोर्टिसोल, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ कोर्टिसोल, ऑप्शन सी।
Which intestinal cells are responsible for antigen presentation? तो एंटीजन प्रेजेंटेशन के लिए एम सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, ऑप्शन नंबर सी. A patient presents with pleural effusion and TB symptoms. The appropriate management is, तो पेशेंट आपके साथ प्रेजेंट हो रहा है विद प्लूरल इफ्यूजन और टीबी सिम्टम्स में, तो इसमें appropriate management is start anti-TB drugs. The major blood supply of interventricular septum is via, तो major blood supply of interventricular septum is by the anterior interventricular artery. हीमोफीलिया इज़ एसोसिएटेड विद, तो हीमोफीलिया में आपको प्रोलॉन्ग एपीटीटी मिलता है. अगर बीटी ज़्यादा हो इट बिकम्स वॉन विली ब्रांड. अच्छा, ऑल थ्री रेज्ड हो ये डीआईसी बनेगा, ठीक है. सिर्फ बीटी रेज्ड हो दैट इज़ आईटीपी. प्लेटलेट फंक्शन डिफेक्ट हो और प्लेटलेट फंक्शन डिफेक्ट होगा. अगर इसमें आपके साथ बीटी ज़्यादा हो तो इट इज़ आईटीपी और प्लेटलेट फंक्शन डिफेक्ट. हेपरिन मॉनिटरिंग हम एपीटीटी से करवाते हैं. वारफरिन की मॉनिटरिंग हम आईएनआर इज़ ग्रेटर देन पीटी से करवाएंगे. अगर एक पेशेंट में सरफेक्टेंट की डिफिशेंसी हो तो इसमें सरफेक्टेंट नॉर्मली क्या करता है, डिक्रीजेस सरफेस टेंशन एंड इंक्रीजेस लंग कंप्लायंस. तो इसकी डिफिशेंसी में यू विल गेट डिक्रीज लंग कंप्लायंस. A patient presents with bilateral undescended testes and history of inguinal hernia. The condition most likely indicate defect in, तो इसमें डिफेक्ट आपको कहाँ मिलता है, इन ट्यूनिका विजाइनैलिस. अगर फेलियर ऑफ ट्यूनिका विजाइनैलिस फॉर्मेशन हो या वो प्रॉपरली क्लोज ना हो, इट कैन लीड टू अनडिसेंडेड टेस्टीज जिसे हम क्रिप्टोरकाइडिज्म भी कहते हैं. अब परसिस्टेंट, ये एक परसिस्टेंट प्रोसेस विजाइनैलिस है और इट प्रीडिस्पोजेस टू इंग्वाइनल हर्निया. हेपरिन इज़ नेचुरली रिलीज्ड बाय, तो हेपरिन आपके साथ रिलीज्ड होता है फ्रॉम द लिवर फ्रॉम द मास्ट सेल्स, ऑप्शन बी. एस्पिरिन प्राइमरीली अफेक्ट्स, तो एस्पिरिन किस चीज़ को अफेक्ट करता है, इट अफेक्ट्स योर प्लेटलेट एग्रीगेशन. एडेमा इन किडनी डिजीज़ विद प्रोटीन्यूरिया इज़ ड्यू टू, तो किडनी या लंग डिजीज़ में मैंने आपको कहा था कि डिक्रीज़ ऑन कार्टिक प्रेशर होगा. हार्ट CHF में, हार्ट डिजीज़ में इंक्रीज़ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मिलता है. हाइपोकेलीमिया इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स. हाइपोकेलीमिया में कौन से ड्रग की टॉक्सिसिटी इंक्रीज रिस्क होती है, दैट इज़ डिजॉक्सिन, ऑप्शन सी. पेशेंट प्रेजेंटेड विद हार्ट फेलियर, pulmonary edema, lung crackles is best managed by, तो it is best managed by loop diuretic, furosemide देना है. हार्ट फेलियर में हम हमेशा, जिसमें pulmonary edema भी हो, हम furosemide देते हैं. it relieves your pulmonary edema mainly. The main neurotransmitter mediating sympathetic effect on the heart is, जो sympathetic effect on the heart करवाता है amongst the following वो कौन सा है, that is your option number B, adrenaline. The drug of choice for anaphylactic shock, तो anaphylactic shock में हम IM adrenaline या IV adrenaline देंगे. The lateral diameter during inspiration is increased by, तो lateral diameter inspiration में कब increase होता है, due to external intercostal. Muscle of quiet inspiration, diaphragm या external intercostal. मसल ऑफ फोर्स इंस्पायरेशन आपको स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, सेरेटस एंटीरियर, स्केलिन एंटीरियर वगैरह में आपको मिल सकती है. मीडियस एंड पेक्ट माइनर, स्केलिन एंटीरियर, स्केलिन मीडियस और पेक्ट माइनर में. फोर्स्ड इंस्पायरेशन में. क्वाइट एक्सपायरेशन में पैसिव एंड बाय इलास्टिक रिकॉयल ऑफ द लंग. और मसल ऑफ फोर्स्ड एक्सपायरेशन में इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल होता है. एक्सेसरी मसल, जो एक्स्ट्रा मसल ऑफ एक्सपायरेशन होता है, दैट आर योर एब्डोमिनल मसल्स, उसमें एक्सटर्नल ऑब्लिक रेक्टस एब्डोमिनस आते हैं. एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल कैन बी यूज्ड इन क्वाइट इंस्पायरेशन एज वेल एज फोर्सफुल इंस्पायरेशन. आफ्टर RTA इंजरी टू द सर्वाइकल रीजन, तो पेशेंट विल हैव डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यू टू डैमेज ऑफ डायफ्राम. After RTA patient is having forceful expiration and abdomen is moving with respiration, तो जब abdomen movement कर रहा है, इसमें external oblique पिक करना है.
वर्टिकल डायमीटर आपके साथ इंक्रीज होता है बाय डायफ्राम। अच्छा, फिर इसके बाद है एक्टिवेशन ऑफ काइनिन एंड क्लॉटिंग कैस्केड इज इनिशिएटेड बाय। तो काइनिन्स और क्लॉटिंग कैस्केड आपके साथ इनिशिएट होता है बाय हैगमैन फैक्टर, फैक्टर नंबर 12। अच्छा, बिफोर प्रोसीडिंग काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये सारी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम आसान हो। आई विल जस्ट रिक्वेस्ट कि आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपका कुछ भी नहीं जाएगा इससे। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। अच्छा, रिपीटेड स्टिमुलाई कॉजिंग कॉन्ट्रैक्शन विदाउट रिलैक्सेशन इज़ कॉल्ड। तो रिपीटेड स्टिमुलाई जो कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवाता है विदाउट रिलैक्सेशन, दैट इज़ योर टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर बी। टेटनी ऑकर होता है व्हेन रैपिड रिपीटेड स्टिमुलेशन प्रिवेंट मसल रिलैक्सेशन, और ये आपके साथ प्रोड्यूस करता है सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन को। विच हार्मोन डिक्रीजेस गैस्ट्रिक मोटेलिटी। तो कौन सा हार्मोन है जो गैस्ट्रिक मोटेलिटी को डिक्रीज करवाएगा, दैट इज़ योर सेक्रेटिन, ऑप्शन नंबर बी। गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इंक्रीज करवाता है गैस्ट्रिन, और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को डिक्रीज करवाता है सेक्रेटिन। इंक्रीज करवाएगा गैस्ट्रिन, डिक्रीज करवाएगा सेक्रेटिन। इंक्रीज स्मॉल इंटेस्टाइन मोटिलिटी और डिक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी, तो उसमें CCK पिक करना है। फिर है इंटेस्टाइनल मोटेलिटी इज़ इंक्रीज्ड बाय। तो इंटेस्टाइनल मोटेलिटी को कौन इंक्रीज करता है, यहाँ पे हमने पढ़ा दैट इज़ योर CCK। CCK ऑप्शन में ना हो, यू कैन चूज सेरोटोनिन 5-HT3 या 5-HT। विच पार्ट ऑफ द स्टमक प्रोड्यूसेस इंट्रिंसिक फैक्टर। तो इंट्रिंसिक फैक्टर आपके साथ कौन सा स्टमक का पार्ट प्रोड्यूस करता है, HCl, और इंट्रिंसिक फैक्टर इज प्रोड्यूस बाय द फंडस ऑफ द स्टमक। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एसोफिजियल स्पाज्म। एसोफिजियल स्पाज्म में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर ए, निफिडिपिन। निफिडिपिन आपके साथ ड्रग ऑफ चॉइस है अगर एक पेशेंट में यू आर सीइंग एसोफिजियल स्पैजम्स, ठीक है। फिर है अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद सडन सिवियर अपर एब्डोमिनल पेन रेडिएटिंग टू द बैक एंड मार्कली एलिवेटेड सीरम एमाइलेज एंड लाइपेज, द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आपको एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में मिलती है। एस्टिरोगनोसिस विद राइट लेफ्ट डिसओरिएंटेशन इंडिकेट्स अ लीजन इन। तो इसमें APTT, नॉर्मली APTT होता है, मैंने इसमें APPT निमोनिक याद रखा था। A फॉर एस्टिरोगनोसिस, P फॉर पैराइटल लोब, देन द अदर P फॉर प्रोस्पेगनोजिया, that is associated with temporal lobe. तो एस्टिरोगनोसिस में पैराइटल लोब, डोमिनेंट पैराइटल लोब इज़ योर आंसर। ट्रीटमेंट ऑफ एस्पिरिन टॉक्सिसिटी इंक्लूड्स। तो एस्पिरिन टॉक्सिसिटी में हमने क्या देना है, हमने सोडियम बाइकार्बोनेट की एडमिनिस्ट्रेशन करवानी है, इसका एंटीडोट है सोडियम बाइकार्बोनेट। द कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग इंडिविजुअल मसल फाइबर। तो इंडिविजुअल मसल फाइबर को एंडोमाइसियम कवर करता है। अगर न्यूरॉन या नर्व कवरिंग की बात आ जाए तो इसमें आपने एंडोन्यूरियम लिखना है। फिर ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। एपिमाइजियम फॉर इनक्लोज्ड इंटायर मसल, एंडोमाइजियम इनक्लोज ए सिंगल मसल फाइबर, पेरीमाइजियम इनक्लोज बंडल ऑफ मसल फाइबर्स, एंडोन्यूरियम इंडिविजुअल नर्व फाइबर को आपके साथ इनक्लोज करता है, पेरीन्यूरियम बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स, एपिन्यूरियम इंटायर नर्व। फिर है इन अ क्रॉनिक स्मोकर अंडरगोइंग ब्रोंकोस्कोपी द मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकल चेंज ऑब्जर्व्ड इज। तो एक क्रॉनिक स्मोकर है हु इज़ अंडरगोइंग ब्रोंकोस्कोपी, इसका मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकल चेंज क्या है, दैट इज़ योर स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, ऑप्शन ए। Chronic exposure to cigarette smoke causes normal respiratory epithelium to transform into squamous epithelium, a protective change known as squamous metaplasia. फिर है metaplasia is defined as। तो metaplasia को हम define करते हैं change of one type of epithelium to another, that is called metaplasia. In patient with chronic acid reflux, epithelium metaplasia of the esophagus most commonly develop at। तो ये मोस्ट कॉमनली जो आपके साथ मेटाप्लेजिया डेवलप होती है
ये आपको गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन जेड लाइन में मोस्ट कॉमनली डेवलप होगी। ऑप्शन नंबर बी, a patient presents with sudden onset red eye accompanied by fever. Which of the following should be considered in different diagnosis? तो डिफरेंट डायग्नोसिस में आपने क्या चीज़ कंसिडर करनी है? इन्फेक्शियस कॉजेज इन इम्यूनो compromised पेशेंट्स हु आर हैविंग ALL और HIV, इस चीज़ को आपने कंसिडर करना है। इन अ पेशेंट टेकिंग कैप्टोप्रिल एन ACE इनहिबिटर विच अफेक्ट्स ऑन हार्ट इज़ एक्सपेक्टेड। तो अगर एक पेशेंट कैप्टोप्रिल ले रहा है तो कैप्टोप्रिल हार्ट पे क्या इफ़ेक्ट कॉज करवाता है? ये आपके साथ करता है इंक्रीजिंग द स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज करता है कैप्टोप्रिल। नेल्सन सिंड्रोम टिपिकली डेवलप्स आफ्टर, तो नेल्सन सिंड्रोम कब आपके साथ डेवलप होगा? दैट इज़ ऑप्शन ए, आफ्टर बायलैटरल एड्रीनलेक्टमी फॉर कुशिंग डिजीज़। अगर एड्रीनल ग्लैंड को आप रिसेक्ट करवाते हो कुशिंग डिजीज़ के लिए, तो ये आपके साथ एक सिंड्रोम प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं नेल्सन सिंड्रोम। अच्छा, नेल्सन सिंड्रोम occur due to unchecked growth of existing ACTH secreting pituitary adenoma after removal of both adrenal glands, leading to hyperpigmentation and pituitary mass effects. फिर है a positive tuberculin skin test represent, तो positive tuberculin skin test आपके साथ टाइप 4 hypersensitivity को रिप्रेजेंट करता है। एनाफाइलैक्सिस, bronchial asthma, allergic rhinitis, food allergy, blood transfusion usually causing type 2 hypersensitivity, but IgA deficient patient has anti-IgA when blood containing IgA transfused in such patient, anaphylaxis reaction occur which is type 1 hypersensitivity। तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आपके साथ टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी होती है, लेकिन IgA डेफिशिएंसी जिस पेशेंट में होती है, ठीक है, उनमें आपके साथ एंटी IgA एंटीबॉडीज़ होते हैं। तो अगर ब्लड में एंटी IgA एंटीबॉडीज़, अगर ब्लड कंटेनिंग IgA is when blood containing IgA transfused in such patient, अगर ऐसे पेशेंट में आप ब्लड कंटेनिंग IgA ट्रांसफ्यूज़ करवाओगे तो उसमें एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन कॉज होगा, और ये एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन इज़ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 2 जो है एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर डिस्ट्रक्शन होती है, इसमें कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन या फेगोसाइटोसिस आपको मिलेगी और एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी आपको मिलती है। इसके एग्जाम्पल में ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस, ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया और इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। एंटीबॉडी मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन में गुड-पास्टर सिंड्रोम, रूमेटिक फीवर, हाइपर एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन आपको मिलेगा। एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर डिसफंक्शन, हाइपोफंक्शन में आपको मिस्थीनिया ग्रेविस और हाइपर फंक्शन में आपको ग्रेव्स डिजीज़ और पैम्पेगस वल्गैरिस, ये आपको मिलेंगे। और टाइप 2 डायबिटीज़, पर्निशियस एनीमिया भी, ये सारे आपको टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में मिलते हैं। जो टाइप 3 है उसको हम इम्यून कम्प्लेक्स मीडिएटेड कहते हैं। इसमें SLE, PSGN, पैन, रिएक्टिव आर्थराइटिस, सीरम सिकनेस और आर्थरस रिएक्शन आते हैं। टाइप 4 में आपके साथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, सोरियासिस, IBD, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस आता है। एमॉर्फस डेंसिटीज़ इन साइटोप्लाज्म आर फीचर ऑफ, तो जब भी आपको एमॉर्फस डेंसिटी की बात करें उसमें आपने इरिवर्सिबल सेल इंजरी की बात करनी है। निसल सब्सटेंस इज़ लोकेटेड इन, तो निसल ग्रैन्यूल्स या निसल सब्सटेंस आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएटेड मिलता है, या निसल्स ग्रैन्यूल जो है दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वहाँ पे ये लोकेटेड भी होते हैं। फिर अ पेशेंट एक्सपीरियंसेस एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड ब्लोटिंग आफ्टर कंज्यूमिंग डेयरी प्रोडक्ट, एक पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, साथ में ब्लोटिंग भी है जब वो डेयरी प्रोडक्ट्स लेता है, तो इसका लाइकली कॉज क्या है?
ये इसको ब्लोटिंग और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट इसलिए होती है क्योंकि ही इज़ हैविंग लैक्टोज इंटॉलरेंस. सो फॉर दिस लेक्चर दिस वाज इनफ. होप आपको इससे थोड़ी बहुत लर्निंग हो रही है. प्लीज़ गिव मी योर वैल्यूबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. अगर कोई क्वेश्चन में कोई गलती है तो हमसे हो सकती है. यू कैन गिव इट इन द कमेंट सेक्शन. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.